आज खोज खबर में सबसे पहले बात महाराष्ट्र में ठाकरे राज की। नतीजों के ऐलान के एक महीने से भी ज्यादा की सियासी उठापटक के बाद महाराष्ट्र को उसका मुख्यमंत्री मिल गया। महाराष्ट्र में पहली बार ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी संभाली। कल तक किंगमेकर रही शिवसेना और ठाकरे परिवार अब किंग बन चुका है, तो महाराष्ट्र की आंखों में उम्मीदों का नया संसार सजने लगा है। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर शपथ घेतो की शिवाजी का सम्मान, बाला साहेब का नाम और महाराष्ट्र में ठाकरे राज। शिव सैनिक झूम उठे, ढोल बज उठे, पटाखे फूटने लगे, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र में ठाकरे हैं सरकार। करीब 70,000 लोगों का जमावड़ा, राजनीति के रसूख मंदों का मजमा, सामने शिवाजी की प्रतिमा और छत्रपति की छत्र छाया में उद्धव ठाकरे ने मराठी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की। भगवा कपड़े, माथे पर तिलक, चेहरे पर बाला साहेब वाला रौब, आंखों में चमक और नई उमंग के साथ उद्धव ठाकरे ने नई पारी की शुरुआत कर दी है। जिस शिवसेना को बाला साहेब ने सींचा, उसे उद्धव ठाकरे अब अपनी राजनीति से गढ़ेंगे और साथ में बुनेंगे महाराष्ट्र की तकदीर का नया ताना बाना। इस ऐतिहासिक शपथ के साथ ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बन गए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो पूरा शिवाजी पार्क तालियों से गूंज उठा। उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना कोटे से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। फिर एनसीपी कोटे से विधायक दल के नेता जयंत पाटिल और छगन भुजबल ने शपथ ली। कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट और नितिन राउत को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे से किया अपना वादा पूरा किया तो सियासत के कई दिग्गजों के बधाई संदेशों का तांता लग गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उन्हें बधाई दी। ये महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है, जिसमें सियासत भी बदल रही है और सत्ता के समीकरण भी। उद्धव ठाकरे बिना कोई चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता हैं, तो चुनौती बड़ी है। साधना सरकार के साथियों को होगा और विपक्ष में बैठी बीजेपी को भी। जो अब तक साथ थे वो विरोध करेंगे, जो विरोधी रहे वो साथ बैठेंगे। तो सियासत भी बदल रही है। कल तक सब ठाकरे दरबार में हाजिरी लगाते रहे, अब ठाकरे नेताओं के दरबार से जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। झुक झुक कर सबको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं राजनीति में नामुमकिन कुछ भी नहीं, तो जो कल तक नामुमकिन लगता था वो अब सच है। शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपना पुराना साथी भी बदल दिया और शायद अपनी सियासत भी, और इसीलिए इस शपथ ग्रहण में सियासत के तकरीबन उन सारे योद्धाओं को जुटाने की कोशिश की गई जो बीजेपी के सियासी विरोधी हैं और देश में बीजेपी की चुनावी जीत का रथ रोकने के लिए किसी के भी साथ जाने को तैयार हैं। मंच सजा, मंच पर से जनता को माथा टेककर उद्धव ने सत्ता के सफर की शुरुआत की और इस तरह महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार का आगाज बड़े धूमधाम से हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में जश्न की इन तस्वीरों ने सत्ता के लिए हुई जुगलबंदी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उसकी वजह है उद्धव ठाकरे को लिखी सोनिया गांधी की ये चिट्ठी। और इस चिट्ठी का मजमून सोनिया गांधी ने लिखा है, एक असाधारण परिस्थिति में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आई जब देश बीजेपी की तरफ से दी गई अभूतपूर्व धमकियां झेल रहा है। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक माहौल जहरीला हो चुका है और अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, किसान तनाव झेल रहे हैं। सोनिया गांधी की तरफ से पहुंची इस चिट्ठी ने साफ कर दिया कि राजनीति में दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर कांग्रेस ने अपने कमजोर होते राजनीतिक कवच को मजबूत करने की कोशिश की है और सबसे कम सीटों के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गई। असल कीमत तो शिवसेना को चुकानी पड़ी है।
कांग्रेस और एनसीपी के साथ के लिए पार्टी ने ऐसे मुद्दे छोड़ दिए जो अब तक उसकी पहचान हुआ करते थे। सत्ता की मजबूरी में उद्धव ने पार्टी की सोच से समझौता किया। सियासी कमजोरी को उद्धव ने शपथ ग्रहण में शक्ति प्रदर्शन से ढकने की कोशिश की। कई दिग्गजों का मेला लगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, डीएमके से एमके स्टालिन और टीआर बालू शामिल थे। अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को भी बुलाया था। इसके अलावा भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी शपथ समारोह में पहुंचे। न्योता प्रधानमंत्री को भी दिया। मोदी शपथ ग्रहण में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर बधाई जरूर दी। मोदी ने लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उद्धव ठाकरे जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वो महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। महाराष्ट्र में 30 दिनों तक चले सियासी ड्रामे का पहला पड़ाव शिवाजी पार्क तक तो पहुंच चुका है, लेकिन शिवसेना के लिए असल चुनौती अब शुरू होगी, जब उसे कांग्रेस और एनसीपी के बदले तेवरों को झेलना होगा और उसके हिसाब से खुद को ढालते रहना होगा। सह्याद्री गेस्ट हाउस में इस वक्त उद्धव कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में चर्चा के केंद्र में है किसानों की कर्ज माफी। इसमें उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के के पास, जो मुंबई के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे किसानों को लेकर क्या वादा किया गया है और क्या इस पहली कैबिनेट में किसानों का जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा और क्या सरकार का खजाना इसकी इजाजत देता है? सरकार का खजाना इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि 60,000 करोड़ के आसपास अगर सारे किसानों की कर्ज माफ़ी हो तो लगेगा। और ऐसे में आज हमें पता चला कि एजेंडा जो है उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में, तो वो कर्ज माफ़ी का है। और ऐसे में कर्ज माफ़ी के बारे में ये मंत्रिमंडल बैठक खत्म होने के बाद कुछ घोषणा होगी। हालांकि उसमें तुरंत ये कर्ज माफ़ी होगी ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सरकार एक अभ्यास समिति गठन करेगी और उसके बाद ये कर्ज माफ़ी प्रत्यक्ष रूप में अमल में आएगी। लेकिन ये तय है कि कर्ज माफी किसानों की होने जा रही है, प्रोसेस चाहे जो भी हो। कर्ज माफी किसानों की होने जा रही है और यही जो तीनों पार्टी का जो गठबंधन है उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था और उद्धव ठाकरे उसके लिए आग्रही है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे पहला डिसीजन बड़ा होगा, वो होगा किसानों की कर्ज माफी का। सुभाष कह रहे हैं कि भले से खजाना इसकी इजाजत ना देता हो, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति के लिए तीनों का ऐसा करना बेहद जरूरी है। चुनाव सरकार बनाने के लिए ही होते हैं, तो महाराष्ट्र में सरकार भी बन गई। बस सत्ता के इस खेल में शिवसेना जरा बदल गई। कल तक जो शिवसेना सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रही थी, पर लगता है जैसे अब उसकी जुबान पर ये शब्द आने से ही डरने लगे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ आकर नए गठबंधन का खाका खींचा, नाम दिया महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और साथ निभाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया और मुद्दे भी तय कर लिए। इस देश की जनता ने मोदी जी का रास्ता चुन लिया है। हमारा जो रास्ता है वो आर्टिकल 370, 35 से गुजरते हुए अयोध्या से राम मंदिर तक पहुंचता है। राम मंदिर ये हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है। मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर जरूर बनेगा और पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। कभी जुबान पर सावरकर थे, राम मंदिर था, 370 को हटाया जाना था। अब सरकार के लिए सिद्धांत ताक पर रख दिए गए हैं। सत्ता की चकाचौंध में शिवसेना ने सावरकर से सेक्युलरिज्म तक का सफर पूरा कर लिया है। जुबान पर सावरकर का नाम अब आता नहीं और सेक्युलरिज्म की बात जाती नहीं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये सभी समाज घटक, सभी जाति पाति के लोग, सभी भाषा, प्रांत, सभी इसमें सबको साथ में लेकर आगे चलेगी। इसमें कोई भेदभाव, धर्म, इसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रांत सभी लोगों को साथ में लेकर चलेगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। पूछने वाले पूछेंगे कि फिर क्या कल तक शिवसेना के हिंदुत्व में भेदभाव भी छिपा था? लेकिन फिलहाल सारे सवालों का एक ही जवाब है कि शिवसेना अब सिर्फ विकास और आम आदमी की राजनीति करेगी और इसलिए कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है, जिसमें वादों की भरमार है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने तय किया है आर्थिक रूप से पिछड़े लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी,
किसानों का कर्ज तुरंत माफ करने की तैयारी है। सड़कों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। सरकारी नौकरियों में खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा। फसल बीमा योजना में सुधार किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 1 रुपए में सभी नागरिकों को इलाज की सुविधा की योजना बनेगी। गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा का कर्ज दिया जाएगा। झुग्गी में रहने वाले लोगों को 500 वर्ग फीट जमीन दी जाएगी। लेकिन साझा घोषणा पत्र में विवादित धार्मिक मुद्दों को जगह नहीं मिली है और सेक्युलर शब्द का भी जिक्र प्रमुखता से है। अलग अलग विचारधारा के दल जब साथ में आते हैं तो निश्चित रूप से किसी बिंदु पे एक ऊपर बात करो ना, बनाया जाता है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने इन बिंदुओं पे इकट्ठा होकर 5 साल सरकार चलाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में पहली बार बनी ठाकरे सरकार का एजेंडा साफ है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अब शिवसेना सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग नहीं करेगी। पर यह सवाल जब शिवसेना से होता है तो जवाब एनसीपी वाले देते हैं। शिवसेना की वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग जारी रहेगी। देखो, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सवाल पूछिए तो अच्छा, ये बाकी सवालों मेरी आपसे प्रार्थना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो कागज आपके हाथ में हैं वो पढ़ के देखिए। बाकी सारे सवाल आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं सियासत और इसे कहते हैं सत्ता। और जब सत्ता भाए तो फिर सिद्धांत बीच में कहां आए। लेकिन ये सियासत है, इसलिए महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी भी नसीहत दे रही है। सब कुछ लुटा कर मुख्यमंत्री का पद पाया तो क्या पाया। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के विचारों को अपना मानना, समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना, जिस तरह से जिनके खिलाफ लड़कर आए जनादेश प्राप्त किया उनके साथ हुकूमत में जाना, ये उनकी मर्जी है। उन्हें विचारों से ज्यादा मुख्यमंत्री का पद अच्छा लगा, उनको मिला है, उनको मुबारक हो। राजनीति में एक बात बेहद कॉमन है, जैसा देश वैसा भेष। इसलिए सियासत को रंग बदलते वक्त नहीं लगता। न दुश्मन एक से रहते हैं और न दोस्त। बस इस दोस्ती दुश्मनी के फेर में जनता ये नहीं समझ पाती कि उसने खोया क्या और पाया क्या। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार का जाना सिर्फ एक राज्य में पार्टी का किला ढहना भर नहीं, कहीं बड़ा झटका है। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी 2018 से नवंबर 2019 के बीच किस तरह सिमटती दिख रही है, जरा वो भी देखिए। 2018 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा समेत देश के 20 राज्य में या तो अकेले या फिर सहयोगियों के साथ बीजेपी राज कर रही थी। यानी देश के करीब 70% हिस्से पर बीजेपी छाई हुई थी। लेकिन करीब 1 साल के भीतर बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाई और अब महाराष्ट्र किला भी ढह गया। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, लेकिन फिर भी 2019 नवंबर तक आते आते बीजेपी का राज देश के 70% हिस्से से घटकर महज 40% हिस्से तक सिमट गया है। आज 28 नवंबर है। 2 महीने और 2 दिन बाद गांधी जी की 71वीं पुण्यतिथि है। लेकिन इन 71 सालों में महात्मा गांधी के विरोधियों ने गोडसे को जिंदा रखा। ये वो विरोधी हैं जिन्होंने न तो गांधी को पढ़ा है और न ही गांधी को समझा है। और इन्हीं में से एक है भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने गांधी की जगह गोडसे को सम्मान दिया और अब सियासत गर्म है। बीजेपी बैकफुट पर है। उन्हें संसद की कमेटी से निकाल दिया गया है। बैठकों में भाग लेने पर भी बीजेपी ने रोक लगा दी है। लेकिन क्या इससे गोडसे को लेकर प्रज्ञा की भक्ति पर कोई असर पड़ेगा? वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। नैतिकता के आधार की बातें तो करते हैं और ऐसे एमपी को लोकसभा में भी रखते हैं। देश देख रहा है कि हमारी संसद में बापू के हत्यारे को देशभक्त बताया जा रहा है। कहां आ गए हम? कौन सा मुल्क कर रहे हैं? न विपक्ष को भाए न बीजेपी बचाए, पर साध्वी प्रज्ञा फिर भी बाज न आए, बार बार विवाद बढ़ाए। कभी गोडसे, कभी हेमंत करकरे, कभी लोकसभा चुनाव तो कभी संसद।
बीजेपी ने कन्नी काटी, पीएम ने भी मना किया, लेकिन गोडसे पर साध्वी का बयान माफी मांगकर भी नहीं बदला। और अब की बार विवादित बयान लोकसभा में दिया गया तो संग्राम सड़क से संसद तक है। I already told them I don't comment on what that lady says. But still she continuously वो यही बात कही जा रही है, पहले भी मना किया। Well, that's the heart of the BJP, ना? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? तो सर ये I'm that's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया थोड़ी जा सकता है। हमेशा ये बातें उन्होंने लगातार उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। थैंक यू। आई डोंट नीड टू वेस्ट माय टाइम डिमांडिंग एक्शन अबाउट दैट वुमन। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बखूबी जानती हैं कि साध्वी का बयान नायाब मौका है और उन्हें ये भी पता है कि साधना किसे है। सो ट्वीट कर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा। आज देश की संसद में खड़े होकर भाजपा के एक सांसद ने गोडसे को देशभक्त बोल ही दिया। अब प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई, उनसे अनुरोध है कि दिल से बता दें कि गोडसे के बारे में उनके क्या विचार हैं। महात्मा गांधी अमर हैं। बयान पर संग्राम ऐसा कि बीजेपी के सारे सियासी विरोधी एक सुर में पानी पी पी कर कोस रहे हैं। देश की संसद में, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित किया गया, गोडसे को देशभक्त बताया गया। ये सांसदों का भी अपमान है, संसद का भी अपमान है और ऐसी महिला की, ऐसी मानसिकता रखने वाली महिला की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आज भी पब्लिक डोमेन में है और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं प्रिविलेज मोशन, देखते स्पीकर क्या करते हैं, तो उनका प्रोगेटिव है। गांधी के देश में साध्वी के बयान की ठेस ऐसी कि ना तो बीजेपी को कुछ सूझ रहा, न मोदी के मंत्रियों को। पार्टी बैकफुट पर है और मंत्री सफाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। पर कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं हैं। बात बात में बापू को याद कर सियासत साधने में जुटी बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि वो चाह कर भी साध्वी प्रज्ञा के बयान से पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि जिस जुबान ने बयान दिया वो सांसद बीजेपी की है।